हेलो सीए इंटर स्टूडेंट्स। आप जब भी हमें देख रहे हो आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। इस बार हमारे पास 30 से 35 दिन बचे थे आपकी हेल्प करने के लिए। नए नए हम इस प्लेटफॉर्म पे आए ऑनलाइन। तो इसमें हमने आपको सारे हर एक चैप्टर का रिवीजन, साथ साथ उसके हैंड रिटन नोट्स देने का वादा किया था और लगभग 80% हो भी गया है। मतलब 6 से 7 चैप्टर हमने कर रखे हैं, 7 या 8 चैप्टर, 2, 3 या 4 चैप्टर और बचे हैं जो 2 से 4 दिन में हम आपको कर देंगे। इसके अलावा हमने आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज कराने के लिए कहा था, जिसमें हमारे 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। उनकी कॉपी हमने अच्छे तरीके से एवेल्यूएट किए और उन पर हमने कमेंट लिखकर आपको दिए। आप हमें हमेशा रात में 12 बजे, 1 बजे, किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। एक मैसेज डाल करके हम आपको टाइम बताते हैं, आप हमें कॉल करते हैं और हम आपकी हर वो प्रॉब्लम जिससे आप जूझ रहे हैं आपके साथ शेयर करते हैं। उसको भी सही करने का, उससे निकलने का रास्ता ढूंढते हैं आपके साथ ही। तो इन तमाम सारे मेहनत का रिजल्ट हमें बस इतना चाहिए कि आप इससे कितना बेनिफिट उठा पा रहे हो। आप रिवीजन लेक्चर्स पे जाते हैं अगर, तो वहां जाने के बाद आपको जैसा भी लगे, अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसका भी कमेंट करिए। हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है। आपको मोटिवेशन देने के लिए हम हैं, पर हमें मोटिवेशन देने के लिए आपकी वो 2-4 लाइन, आपका वो कमेंट, आपका वो फीडबैक और साथ साथ आपका सजेशन भी हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। बहुत सारे लोगों ने हमें सजेस्ट किया, सर फॉन्ट बड़ा लिखिए, बहुत अच्छा लगा हमें, हम इसको अगली बार चेंज करने की कोशिश करेंगे। कवरेज की बात रही तो हम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं टाइम के हिसाब से। और जनवरी अटेम्प्ट के लिए हमने फ्री में सारे ऑडिट के स्टूडेंट्स के लिए कहा है कि आप सबको फ्री में रेगुलर क्लास जैसी क्लास हम आपको देंगे। आपको कहीं पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ मेंटोरशिप, गाइडेंस, टेस्ट सब कुछ देने वाले हैं जनवरी 25 के लिए। तो आप हमें हम इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। एटलीस्ट हम आपसे इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी मेहनत के बदले में। तो बिना कुछ देर किए चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो चैप्टर्स के रिवीजन तो दिए, पर टेस्ट वगैरह में हम पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हैं आपसे। तो इसी वजह से हमने सोचा कि प्रैक्टिस सेशन भी आपके साथ लाया जाए, हर एक चैप्टर के थोड़े थोड़े प्रैक्टिस कराए जाएं। ICAI के क्वेश्चन, उसके MCQs, उसके केस स्टडीज। हम RTP MTP PYQ पर तो नहीं जा पा रहे हैं इस सेशन में टाइम की कमी की वजह से, पर इतना जरूर करा देंगे कि आप RTP MTP PYQ खुद करने चलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको सब समझ में आएगा। तो शुरुआत हम चैप्टर 3 से करते हैं, क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी रिवीजन क्लास में ही हमने ICAI के क्वेश्चन और MCQ आपके साथ कर लिए थे। तो हमने सोचा सीधे चैप्टर 3 से स्टार्ट किया जाए, जिसमें लोग ज्यादा डर रहे हैं, और इसका रिवीजन क्लास आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। आइए हम चलते हैं अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल पर, जो कि आप जानते हैं हम उसी को फॉलो करते हैं और उसी में से आपको नोट्स बनाकर देते हैं। नोट्स की कवरेज ये रहती है कि लास्ट का 1.5 डे में आपको इससे बेस्ट रिवीजन करने का कुछ भी आपके पास अवेलेबल नहीं रहेगा। सबसे सिंपल, जितना लिखना है डिक्टो उतने ही पॉइंट्स एक्यूरेट हमने आपको बनाकर रखे हैं। कुछ टॉपिक्स मिस होते हैं नो डाउट, लेकिन अगली बार वो भी हम कवर कर देंगे। और अब इस बार सितंबर के लिए वही टॉपिक मिस होंगे जो शायद मेरी नज़र में कम इंपॉर्टेंट थे। ये वो ऑलरेडी आ चुके हैं अभी लेटेस्ट, और अब नहीं आने के चांस है। अपने नॉलेज पर बेस्ड, एक्सपीरियंस, नॉलेज और असेसमेंट पर बेस्ड हमने ये डिसीजन लिया। बहुत रेयरली हमने स्किप किए हैं टॉपिक, बट फिर भी आप सजेस्ट कर सकते हो, हम अगले अटेम्प्ट में वो भी कवर करके देंगे। 150 पेज को हमने 4 से 5 पेज में समेट करके आपको अगर PDF फॉर्मेट में दिया है, तो शायद ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करने तक बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस। तो हमने देखा कि अपने ICAI के मॉड्यूल में 2 केस स्टडी और लगभग 8 से 10 या 5-6 MCQs, 4-5 करेक्ट इनकरेक्ट और 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन, इतना दे रखा है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो हम चले इसे फटाफट से करते हैं।
सबसे पहले केस स्टडी 1 पर आते हैं और आप सब बहुत बहुत ध्यान से देखिए, समझिएगा। जो अप्रोच यहाँ हमारा रहेगा, इसमें जल्दबाजी नहीं करना, पेशेंस रखना। आपको लगेगा कि चलें हम जाकर के इतने टाइम में तो चैप्टर रिवाइज कर लें, पर चैप्टर रिवाइज करके आप एग्जाम में लिख नहीं पाओगे जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ना नहीं सीखोगे, जब तक कि आप क्वेश्चनिंग माइंड नहीं रखोगे। जब आप अपने आप से सवाल पूछते हो, उसका जवाब देने चलते हो, तो आपके माइंड में वो स्ट्राइक करता है, जोर पड़ता है उस पर, और वो एग्जामिनेशन में उस हॉल के अंदर आपको याद आने लगता है। तो प्लीज स्पीड बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जहां पर हमने बाकी इंट्रोडक्शन दिया है वो आप स्किप कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ है केस स्टडी 1 का। लिखा है सीए परितोष इज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। मैं आपके साथ ये साथ साथ पढ़ने के लिए कलर ले लेता हूं। सीए परितोष ऑडिटर है कंपनी के। अब ये सब तो कॉमन बात है, वो तो आएगा ही आएगा, लिखा ही रहेगा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी हैव जस्ट बीन रिसीव्ड फॉर ऑडिट। फॉलोइंग इश्यूज have been flagged pertaining to the financial statement of the company for purpose of risk assessment। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या क्या कहा है। सबसे पहला, रेवेन्यू ऑफ द कंपनी हैज फॉलन फ्रॉम 50 करोड़ इन लास्ट ईयर टू 5 करोड़ इन द करेंट ईयर। मतलब कंपनी का रेवेन्यू लास्ट ईयर में 50 करोड़ था और करेंट ईयर में 5 करोड़ हो गया है। For which financial statement have been received for audit due to lack of demand in the market of the company's product। मतलब मार्केट में कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई और इसकी वजह से 50 करोड़ का रेवेन्यू यानी टर्नओवर घट करके 5 करोड़ हो गया। ये पहली बात नोटिस की गई। ठीक है सर, अभी तो कोई सवाल बनता नहीं, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू एडवेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट का एडवेंचर हुआ इन द मार्केट, कंपनीज प्रोडक्ट आर फास्ट बिकमिंग आउटडेटेड। भाई क्या हुआ, जब इन्वेंशन होता है तो लेटेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा ट्रेंड में आ जाते हैं और आपका प्रोडक्ट आउटडेटेड होने लगता है। तो इसीलिए आपको भी इनोवेटिव रहना जरूरी होता है, रिसर्च डेवलपमेंट कराना कंपनीज को जरूरी रहता है टू बी अ कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट, राइट। थर्ड पॉइंट, अ लार्ज कस्टमर हैविंग एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 5 करोड़। मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट, जिसका बहुत बड़ा सा कस्टमर है जिसका बहुत बड़ा अमाउंट लगभग 5 करोड़ हैज फेल टू पे टू द कंपनी। उसने कंपनी को पैसा नहीं दिया है डिस्पाइट एफर्ट मेड बाय द कंपनी। कंपनी ने एफर्ट लगाया, रिकवरी की सारी कोशिश की, लेकिन वो कस्टमर निकम्मा निकला, उसने पैसा नहीं दिया। फोर्थ पॉइंट, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड दे रखा है has increased from 30 days in last year to 90 days। दोस्त, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा कैलकुलेट करना, अभी हम यहाँ क्वेश्चन करेंगे। तो इन्होंने कहा कि इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 30 डेज था और वो 90 डेज हो गया। तो आप इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड से क्या क्या इंटरप्रेट करते हैं वो आपको पता होगा। और पांचवा पॉइंट इसमें कहा है, द कंपनी आल्सो गेट्स carried out job operation from third party, therefore part of the inventory are lying with the third party। यानी जो कंपनी है ना, वो अपनी इन्वेंट्री को थर्ड पार्टी के पास भी रखती है। जैसे हमारे पास गोडाउन नहीं है तो हम किसी थर्ड पार्टी के गोडाउन में रख दें, यानी उसके कंट्रोल में रख दें। बात समझ गए, उसको इसके बदले में चार्जेस देंगे, वो उसकी देखरेख भी करेगा। ये रहा हमारा केस स्टडी। अभी तक सर कोई क्वेश्चन नहीं है, अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब ऊपर की बातें आपको ध्यान में होंगी थोड़ी थोड़ी, अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइए। और ऊपर रीडिंग में आप बहुत जल्दी से रीडिंग करिएगा, एग्जाम में टाइम मत लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन में ही देखकर आपको आंसर आ जाएगा। बट बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बताते हुए कि सर आप डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करिए, आप उस ऊपर के पैराग्राफ को मत पढ़िए। पर मैंने ये देखा है कि आजकल के क्वेश्चन वैसे नहीं है, उनका कनेक्शन उन पैराग्राफ से है, उन केस सिनेरियो से है, इसलिए आप उसे पढ़ना आपके लिए एक बार गो थ्रू करना जरूरी है, ताकि आप पॉइंट आउट कर सकें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहला आप देखिए, फॉल इन रेवेन्यू लिखा है, रिगार्डिंग ड्रास्टिक फॉल इन रेवेन्यू। भाई रेवेन्यू तो बहुत कम हो गया ना, शायद 50 करोड़ से 5 करोड़ हो गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑडिट रिस्क। क्वेश्चन है ऑडिट रिस्क कौन सा है, और ये जानने के लिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आपको ऑडिट रिस्क आना चाहिए कि भाई ऑडिट रिस्क है क्या। तो क्या मैं ऑडिट रिस्क को पहले नोट्स में जाके दिखाऊं? चलिए ठीक है, मैं टाइम ना लगाता हूं, आपको ऑडिट रिस्क अपने नोट्स में दिखाता हूं। लिखा है रिस्क दैट द ऑडिटर गिव्स एन inappropriate audit opinion when the financial statement are materially misstated। अच्छा, ये बात समझिए, यहां आप एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, उस एक क्वेश्चन के बहाने आप रिवीजन भी कर रहे हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम आपको पर एक बात क्लियर करते हैं जो जनरली कंफ्यूजन रहती है लड़कों को। देखिए, ऑडिट रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क दैट ऑडिटर गिव्स एन इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, यानी याद रखिएगा इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है और ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे रहा है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है और फिर भी ऑडिटर कह दे रहा है कि नहीं नहीं सब ठीक है, तो ये ऑडिट रिस्क है। लेकिन अगर यही कह दिया जाए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड, और ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दे, तो क्या ये भी ऑडिट रिस्क है? द आंसर इज नो। ये एमसीक्यू में बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। तो आप ध्यान रखिए कि अगर कुछ गड़बड़ नहीं है और ऑडिटर ने गड़बड़ कह दिया है तो इतनी बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि अब तो हमने ज्यादा अलर्ट कर दिया यूजर को ना, यूजर ये मानने लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो यूजर का नुकसान नहीं होगा। यूजर ऑलरेडी उसके लिए ज्यादा अच्छे डिसीजन लेने की कोशिश करेगा, डीप रिसर्च करेगा, तो इतनी बड़ी रिस्क यहां नहीं है। मतलब आपको याद करने के लिए मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर कुछ गड़बड़ है और ऑडिटर कहे नहीं नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मटेरियली मिसस्टेटेड है, बट ऑडिटर कहे नहीं है, तो उस केस में ये ऑडिट रिस्क है। पर अगर सब अच्छा है और फिर भी ऑडिटर कह दे नहीं नहीं अच्छा नहीं है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है जबकि वो एक्चुअल में नहीं है, तो वो ऑडिट रिस्क का पार्ट नहीं है। आई होप वर्डिंग्स पे ध्यान देना, ये कंफ्यूजन आपको रहेगी, रट लो, ध्यान रख लो, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है सर, अब यहीं पर रिवाइज कर दूं अगर आपको, तो ऑडिट रिस्क ये हुआ। अब एग्जांपल लेते हैं, रिस्क की बात करें तो दो तरीके के रिस्क पहले हम बांट देते हैं। क्या सर? बिजनेस रिस्क अलग है, ऑडिट रिस्क अलग है। बिजनेस रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ऑडिट रिस्क हम ऑडिटर से रिलेटेड है। मैनेजमेंट में क्या फायदे नुकसान? भाई रिस्क क्या है कि भाई अगर मान लेते हैं कुछ ऐसी बात आ गई जैसे लिटिगेशन का मैटर है, तो भाई ऑडिटर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडिटर को तो चेक करना है ना। ऑडिट रिस्क का मतलब ऐसा रिस्क जिससे ये डाउट क्रिएट करता हो कि भाई ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन कहीं दे ना दे, वो रिस्क ऑडिट रिस्क है। लेकिन अगर लॉस ऑफ रेवेन्यू हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, फैक्ट्री में आग लग गई, भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं ऑडिटर हूं, कंपनी में आग लग गई तो लग जाने दो, वो बिजनेस रिस्क है, वो ऑडिट रिस्क नहीं है। आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो फॉल इन रेवेन्यू वुड रिजल्ट इन फॉल इन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, क्या ये ऑडिट रिस्क है? रेवेन्यू कम हो गया, कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्या ये ऑडिट रिस्क है? द आंसर इज नो, ये तो बिजनेस रिस्क है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, ड्रास्टिक फॉल इन रेवेन्यू में इंप्लाई दैट कंपनी इज नॉट एबल टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इन फॉरसेबल फ्यूचर, यानी रेवेन्यू में बहुत ज्यादा कमी आना, इससे यह बात भी हो सकती है कि कंपनी फ्यूचर में काम ना कर सके, कंपनी आगे भी वर्क ना कर सके, मतलब कंपनी का गोइंग कंसर्न अप्रोच हिल जा रहा है। गोइंग कंसर्न अप्रोच आपने अकाउंट में पढ़ा होगा, बिजनेस चलता है चलता है चलता रहेगा। तो अगर इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस होगा तो एक डाउट तो मन में है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कंपनी का गोइंग कंसर्न अप्रोच में प्रॉब्लम आए, कंपनी आगे फ्यूचर में जाकर के ये बंद हो जाए। तो सर ऐसे में क्या होगा? ऐसे में होगा कि हम ऑडिटर एज एन ऑडिटर गोइंग कंसर्न पर भी रिपोर्टिंग देते हैं, हाँ या ना?
आपने ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर में पढ़ा है कि गोइंग कंसर्न पर रिपोर्टिंग करते हैं, ऐसे 570 यूज करते हैं। तो अगर हमने ये मान के चले, हम अभी ओपिनियन दे दिया और 570 यानी गोइंग कंसर्न से रिलेटेड हमने ओपिनियन दिया कि नहीं ठीक है, सब सही चलता रहेगा, पर इतना बड़ा रेवेन्यू लॉस, कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी का बिजनेस बंद हो जाए। और अगर बंद हो गया तो हमने जो रिपोर्ट की थी, हमने जो ओपिनियन दिया था कि गोइंग कंसर्न से रिगार्डिंग, वो तो गलत हो जाएगा। Due to lack of demand in the market for the company's product, there is a risk that going concern disclosure is omitted to be made in the financial statement. Exactly, ये ऑडिट रिस्क हो सकता है। पढ़ना चाहो तो आप आगे के दो ऑप्शन और पढ़ लो। द कंपनी कैन एक्सप्लोर सम न्यू लाइन ऑफ एक्टिविटी। अरे भाई, कंपनी न्यू लाइन ऑफ एक्टिविटी करे, डिमांड बढ़ाने के लिए कहे, नई मशीनरी खरीदे, मुझे क्या करना। फॉल इन रेवेन्यू वुड मीन लोअर टैक्स लायबिलिटी फॉर द कंपनी। इससे ऑडिट का कोई कनेक्शन नहीं है। रेवेन्यू कम होगा, टैक्स लायबिलिटी कम होगी, बिजनेस का मामला है, मेरा नहीं। यानी आंसर कौन सा आपका होगा? आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ गया? ओके सर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। द कंपनीज प्रोडक्ट आर गेटिंग आउटडेटेड इन द मार्केट। कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में आउटडेटेड हो चुका है। अच्छा, आउटडेटेड इन द मार्केट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडिट रिस्क? ऑडिट रिस्क कौन सा है, आपको यह बताना है। चलिए देखते हैं। द कंपनी शुड एडवाइस स्ट्रेटजी टू सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट। कंपनी को सलाह देना। अरे भाई, कंपनी का मैनेजमेंट जाने, कंपनी के स्ट्रेटजिस्ट जाने, हमें क्या लेना देना है। इसलिए पहला ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया। ठीक है सर, पहला ऑप्शन गलत हो गया। आते हैं दूसरे पर। इन्वेंट्री में बी अंडर स्टेटेड इन सच सिनेरियो। क्या इस केस में जो इन्वेंट्री है वो अंडर स्टेट हो सकता है? अंडर स्टेट का मतलब उसकी वैल्यू कम हो सकती है। अच्छा, कंपनी का प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया है मार्केट में, तो जब आउटडेटेड है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। हाँ सर, कम हो जाएगी। जब वैल्यू कम हो जाएगी तो वो अंडर स्टेट नहीं होता है, एक्चुअल वो ओवर स्टेट होने की प्रॉब्लम है। वैल्यू कम हो गई रियल में क्योंकि आउटडेटेड है, और बुक्स में वैल्यू ज्यादा शो कर रही है। ऑडिटर में, यहां पर ऑडिटर के लिए ये रिस्क हो सकता है, बट अंडर स्टेटेड तो नहीं होगा ना। ये बात समझ गए ना? आउटडेटेड का मतलब मार्केट में रियल में वैल्यू, अगर उसे बेचा जाए तो उतने में नहीं बिकेगा जितने में बुक्स में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में वो अंडर स्टेट हो गया है वैल्यू। आई होप बात समझ में आई जी। तो बी ऑप्शन भी गलत ही है। यहां पर सी पे आते हैं। इन्वेंट्री में बी ओवर स्टेटेड। हाँ, ये सही है, ये सही है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। और डी की बात करो, कंपनी शुड लॉन्च 1+1 फ्री ऑफर। अरे भाई, कंपनी को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कैसे बिजनेस करना चाहिए, मुझे उससे लेना देना नहीं है। तो दो क्वेश्चन हो गए। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ लार्ज कस्टमर हैज फेल टू पे द कंपनी। कस्टमर पैसा देने में फेल हो गए। ठीक है। आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क। यहां भी हमें ऑडिट रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। चलिए देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। रिसीवेबल में बी मिस स्टेटेड। मतलब रिसीवेबल, अगर हमारा कस्टमर हमें पैसा नहीं दे पा रहा है, फेल हो गया है, तो इन्होंने ऑप्शन 4 रखे, देखते हैं। रिसीवेबल में बी मिस स्टेटेड इफ इररिकवरेबल डेट इज नॉट रिटन ऑफ। जो पैसा एक्चुअल में क्या होगा, अगर आप पैसा नहीं मिल पा रहा है तो जो इररिकवरेबल है उसे राइट ऑफ करना होता है कि नहीं? हाँ सर, करना होता है। इन्होंने कहा अगर राइट ऑफ नहीं किया गया तो रिसीवेबल मिस स्टेटेड हो जाएगा, यानी जो रिसीवेबल है हमारा वो टोटल गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे, बी ऑप्शन। अब ध्यान रखना, हमें तो ऑडिट रिस्क निकालना है। रिसीवेबल में बी ओवर स्टेटेड इफ इररिकवरेबल डेट इज नॉट रिटन ऑफ। सर बात समझना, यहां तो ऑडिट रिस्क क्या है? हम इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दें। और हम इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन कब देंगे? अब अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो डेटर हैं वो ज्यादा शो कर रहे हैं,
अगर वो ज्यादा शो कर रहे हैं तो यहां पर ऑडिट रिस्क के चांसेस होंगे ना, क्योंकि रिटर्न ऑफ नहीं हुआ। देखो मिस स्टेटेड है भाई, अगर नहीं राइट ऑफ करेंगे तो मिस स्टेटेड तो रहेगा, पर हमारे लिए क्या है, ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड हो जाए। तो अगर राइट ऑफ, जैसे मान लीजिए 5 लाख का डेटर था, 5 लाख का डेटर था, इसमें से 3 लाख रुपए के जो डेटर हैं, कस्टमर हैं, वो पैसे उनसे नहीं मिलेगा तो हमें इन्हें राइट ऑफ करना पड़ेगा। हमारे पास बचेगा 2 लाख, लेकिन ये राइट ऑफ नहीं हुआ है, और अगर ये राइट ऑफ नहीं हुआ है तो वापस से 5 लाख रुपए ही शो कर रहे होंगे, तो ओवर स्टेट हो जाएगा। एक्चुअल में 2 लाख शो करना चाहिए, शो कर रहा है 5 लाख, इसका मतलब ओवर स्टेटेड हो जाएगा। और जब ये ओवर स्टेटेड हो जाएगा तो फिर ये ऑडिट रिस्क की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है सर। राइटिंग ऑफ इररिकवरेबल डेट वुड इम्पैक्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एडवर्सली। भाई हमें कंपनी के प्रॉफिट वगैरह से लेना देना नहीं है। फेलियर टू रिकवर आउटस्टैंडिंग डेट वुड इम्पैक्ट कैश फ्लो ऑफ द कंपनी। अरे भाई उनका कैश फ्लो, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये कंपनी की एक्टिविटीज, हमें क्या लेना देना। हमें ऑडिट रिस्क पर ध्यान देना है। क्या वजह है कि हम अपना ओपिनियन गलत दे देंगे, गलत देंगे इसी केस में कि भाई रिटर्न ऑफ नहीं किया गया और रिसीवेबल ओवर स्टेट हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ऑडिट रिस्क इन्वॉल्व। फिर यहां पर ऑडिट रिस्क हमें पता करना है। व्हेन इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 30 to 90 days। अच्छा एक सेकेंड, ये पूरा ऑप्शन नहीं क्यों शो कर रहा है। हाँ चलिए देखिए, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बढ़ गया है, 30 to 90 days हो गया है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या। ऑडिट रिस्क क्या है, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, होल्डिंग पीरियड 30 to 90 days होने का मतलब क्या हुआ, जरा सोच के देखिए। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर होल्डिंग पीरियड 30 to 90 days हो जाएगा तो हमारे पास स्टॉक 30 दिन की जगह 90 days तक रखा हुआ है, होल्डिंग पीरियड बढ़ेगा तो जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, यानी इन्वेंट्री में ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है। देयर इज रिस्क रिलेटिंग टू एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। भाई एग्जिस्टेंस से क्या मतलब है, इसका तो मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं दिख रहा है। देयर इज रिस्क दैट स्लो मूवमेंट ऑफ स्टॉक वुड इंक्रीज द टैक्स लायबिलिटी, जीएसटी रेट इंक्रीज। ऑडिट रिस्क से कोई कनेक्शन ही नहीं है। अच्छा, फिर देयर इज रिस्क रिलेटिंग टू होल्डिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कोई कॉस्ट बढ़ रही है कंपनी की, इससे हमारा लेना देना नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड, अंडर स्टेटेड हो जाएगा तो कहीं हम गलती से इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ना दे दें, वही ऑडिट रिस्क होगा। तो ए ऑप्शन है, देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। होल्डिंग पीरियड बढ़ जाएगा तो इन्वेंट्री का ओवर स्टेटमेंट हो सकता है। हाँ सर, ये तो मुझे समझ में आया, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। देयर इज अ रिस्क दैट थर्ड पार्टीज, ना पार्ट ऑफ इन्वेंट्रीज आर लाइंग विद द थर्ड पार्टी। ओहो, थर्ड पार्टी के पास कुछ इन्वेंट्री आपका रखा हुआ है, तो यहां पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑडिट रिस्क क्या क्या होगा, क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन, देयर इज ए रिस्क दैट थर्ड पार्टी डू नॉट मैन्युफैक्चर द अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंपनी। अरे यार आप सोचो ना, हमने क्या किया है, हमने अपनी इन्वेंट्री, यानी कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास रख रखा है। आप ऑडिटर हो, आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। आपने पढ़ा होगा SA 501 और हमने अभी नहीं पढ़ाया है, ये चैप्टर नंबर 4 में है, जो इस सेशन के बाद वो चैप्टर हम कराने वाले हैं। 501 में क्या होता है, इन्वेंट्री को चेक करते हैं और वो थर्ड पार्टी के पास रखा है तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो वहां पर हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहा है कि थर्ड पार्टी के पास रखा है
तो वो डू नॉट मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ऑफ द कंपनी, इससे मेरा कोई लेना ही देना नहीं है। वो कैसा बना रहा है कि नहीं, हमने तो अपना गोडाउन में रखा है उसके ना, यानी बिजनेस ने तो रखा है ना। बी, देयर इज अ रिस्क दैट द गेटिंग जॉब वर्क डन फ्रॉम थर्ड पार्टी कंपनीज इंक्रीजिंग इट्स कॉस्ट, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। सी पॉइंट क्या कहता है, there is a risk that sufficient and appropriate audit evidence would not be available in respect of quantity and conditions of inventory। आप ऑडिटर हो, आपको ओपिनियन देना है, आप कैसे जान पाओगे कि थर्ड पार्टी के पास जो सामान रखा है उसकी क्वांटिटी, उसका कंडीशन कैसा है, आप कैसे जान पाओगे। हो सकता है वहां रखा हुआ सामान एकदम ऑब्सोलेट हो गया हो, खराब हो गया हो, और जब खराब हो जाएगा तो वैल्यू कम हो जानी चाहिए, जबकि बुक्स में वैल्यू ज्यादा शो कर रही है तो ओवर स्टेटेड हो जाएगा। ऐसे में भी तो आप गलत ओपिनियन दे दोगे, क्योंकि अगर इन्वेंट्री पड़ा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और आपने ओपिनियन गलत दे दिया, तो ऑडिट रिस्क है या नहीं है। हाँ सर है। तो यानी अगर थर्ड पार्टी के पास रखा है तो उसकी कंडीशन, उसकी वैल्यूएशन पे थोड़ा सा डाउट आपको होगा। ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी है, आप कैसे जानोगे। बताया कुछ है कुछ वहां पर, फिजिकल वेरिफिकेशन जाके करना पड़ता है। बात समझ में आई। तो ये ऑप्शन ऑडिट रिस्क के सही लग रहा है, पर होल्ड करेंगे, डी ऑप्शन भी देखना जरूरी है। देयर इज अ रिस्क दैट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस वुड नॉट अवेलेबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेंट्री। सर क्वालिटी से मतलब नहीं है, क्वांटिटी और कंडीशन से मतलब होता है। इससे 501 इसी की बात करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे लिए सी ऑप्शन सही है। केस स्टडी 1 हमने कर लिया। आपको दिख रहा है ना। हाँ सर दिख तो रहा होगा। आइए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। केस स्टडी 2 फटाक से चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले क्या कह रहा है ये। सीए पीयूष is understanding internal control as a part of audit exercise of company। it is a new client, ये नया client है। he has studies control in place of various operational area of the company। after studying, gaining an understanding of such control, he had decided to test few control। उसने कुछ कंट्रोल को टेस्ट करने के लिए डिसाइड किया, टीओसी लगाया। टू एक्चुअली सी वेदर दीज आर ऑपरेटिंग एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। मतलब सीए पीयूष हैं, वो कंपनी के ऑपरेशन एरिया को चेक कर रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि कुछ इंटरनल कंट्रोल को चेक किया जाए कि भाई कि जो मैनेजमेंट ने कहा है कि वो ऐसे ऐसे कर रही है, वो एक्चुअल में वैसे चल रही है या नहीं। टिल नाउ ही हैज स्टडीड कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री एंड बैंक, यानी वो इन्वेंट्री और बैंक पर जो कंट्रोल है वो भी चेक किया। फ्यू ऑफ सच कंट्रोल आर लिस्टेड बिलो। कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पर कंट्रोल, कंट्रोल ओवर इन्वेंट्रीज, यहां पर क्या किया, कंपनी लाइंग एट ईच लोकेशन शुड बी इंश्योर्ड। ये कह रहा है कि इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी लाइंग एट ईच लोकेशन, जहां जहां भी है वो सब इंश्योरेंस होना चाहिए उनका, आग लग जाए तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना है, ऐसा कुछ। कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री, दिस शुड बी इन्वेंट्री काउंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब कंट्रोल, 3 कंट्रोल इन्होंने देखे हैं। पहला, इंश्योरेंस होना चाहिए जहां वो रखा है। दूसरा, इन्वेंट्री काउंट रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, रोज गिनना चाहिए कि कहीं चोरी वोरी तो नहीं हो गया है। तीसरा, बैंक ऑपरेशंस पर क्या कंट्रोल है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन आर टू बी परफॉर्म्ड एट रेगुलर इंटरवल। बैंक रिकॉन्सिलेशन परफॉर्म किया जाएगा रेगुलर, कि भाई दोनों जगह पर अमाउंट कैश का सेम शो कर रहा है या नहीं। ठीक है, इतनी बात तो सिंपल है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला, विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिगार्डिंग द इंश्योरेंस ऑफ द इन्वेंट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्ड टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मतलब यहां पर आंसर आपके कई सारे सही हो जाएंगे, पर कौन सा ज्यादा सही है आपको वो बताना है। यहां पर गलती होने के चांस ज्यादा होते हैं। देखना पहला, सबसे पहला पॉइंट, इंस्पेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ सर इंश्योरेंस पॉलिसी देखना चाहिए
टू वेरीफाई द इन्वेंट्रीज एट ईच लोकेशन आर इंश्योर्ड। भाई आपको देखना पड़ेगा ना, कंट्रोल लगाया गया है ना कि इन्वेंट्री हर लोकेशन पर इन्वेंट्री जो रखी है उसे इंश्योरेंस होना चाहिए उसका। तो आप देखो कि इंश्योर होगा कि नहीं, यहां तक बात सही है। किसके लिए? फायर के लिए। हाँ सर, देखना पड़ेगा। द सम इंश्योर्ड एंड पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ पॉलिसी आर नॉट रिलेवेंट। आप देखो कितना सम इंश्योर है और वैलिडिटी उसकी पीरियड चेक करो ना कितने टाइम के लिए है। ठीक है, सही तो लग रहा है अभी तक। आगे भी पढ़ लेते हैं क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालना है, जल्दबाजी में गलत करके मत भग जाइएगा। इंस्पेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी टू वेरीफाई दैट इन्वेंट्री एट ईच लोकेशन आर कंप्रिहेंसिवली इंश्योर्ड। यहां तक तो वही बात हो गई, ठीक है। इंश्योर करो एडिक्वेसी ऑफ सम इंश्योर्ड। हाँ, ये और सही लग रहा है। एडिक्वेसी ऑफ सम इंश्योर्ड बाय कंपेयरिंग इट्स वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। कि भाई इन्वेंट्री अगर आपके पास रखा है, आपने पढ़ा होगा ना यार, आपने पढ़ा होगा इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग, वहां पर आपको ये पढ़ा होगा कि इन्वेंट्री की वैल्यू ज्यादा है, इंश्योरेंस आप कम कराओगे तो प्रोपोर्शनेटली आपको क्लेम कम मिलता था। यानी ये जरूरी है कि अब अगर आपके पास 10 लाख का इन्वेंट्री है और इंश्योर्ड अमाउंट आपका केवल 1 लाख रुपए है, तो भाई आपने तो केवल फॉर्मेलिटी की है ये बताने के लिए कि हमने प्रॉपर कंट्रोल लगाया, बल्कि लगाया तो नहीं है ना। 1 लाख, 10 लाख में 1 लाख का केवल इंश्योरेंस, क्या फायदा होगा उससे? तो इसीलिए देखना होगा कि एडिक्वेसी ऑफ सम इंश्योर्ड बाय कंपेयरिंग इट्स वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू के हिसाब से। ऑल्सो इंश्योर पॉलिसी पीरियड हैज नॉट एक्सपायर्ड। ये सर ज्यादा सही लग रहा है, सारी बातें इसमें कवर हैं अभी तक, तो ये ज्यादा बेहतर है। तो इन दोनों में ए और बी में ए को हटा दें, बी बेस्ट है। सी देखते हैं। इंस्पेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी टू वेरीफाई दैट इन्वेंट्री एट ईच लोकेशन आर कंप्रिहेंसिवली इंश्योर्ड। सही है। इंश्योर पॉलिसी पीरियड हैज नॉट एक्सपायर्ड, सही तो ये भी है, सही तो ये भी है, पर इसमें सिर्फ 2 बातें हैं और बी वाले में 3 बातें कवर किया है। एडिक्वेसी ऑफ सम इंश्योर्ड टू द कंपैरिजन ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ये बात और भी जरूरी थी। बी में ज्यादा कवरेज है, इसलिए सी को भी कैंसिल कर दो। डी इंस्पेक्ट इंश्योरेंस पॉलिसी टू वेरीफाई दैट इन्वेंट्री एट ईच लोकेशन आर इंश्योर्ड, सही है। फायर इंश्योरेंस पॉलिसी पीरियड हैज नॉट एक्सपायर्ड, ये भी सही है। सर आप देखो ए बी सी डी सब सही है, पर बी की कवरेज ज्यादा है, इसलिए बी आंसर पर आप टिक कर दोगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिगार्डिंग इन्वेंट्री काउंट। क्या होगा सर, देखते हैं। पहला वाला हो गया, हाँ। ऑब्टेन डिटेल ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग प्रोसीजर एंड इंश्योर दैट इन्वेंट्री काउंट इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द लेट डाउन प्रोसीजर। ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएटली यानी जो ज्यादा सही है, यहां पे भी ध्यान रखने की जरूरत है। बी ऑब्टेन डिटेल ऑफ इन्वेंट्री काउंटिंग प्रोसीजर एंड इंश्योर दैट इन्वेंट्री काउंट इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द लेट डाउन प्रोसीजर, ये भी सही है। अटेंड भी करो, ये भी। यहां 2 बातें हैं, तो पहले और दूसरे में तो 2 ज्यादा सही है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अभी ये वाला तो वैसे भी काट दो। ऑब्टेन डिटेल इन्वेंट्री काउंटिंग प्रोसीजर, सही है सर, एक बात हो गई। इंश्योर करो इन्वेंट्री काउंट इज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द लेट डाउन प्रोसीजर, ये बात भी सही है, एज पर एस 501। अटेंड करो इन्वेंट्री काउंट प्रोसीजर और परफॉर्म करो टेस्ट काउंट, यहां पर 4 बातें, यहां पर 3 बातें, यहां पर 2 बातें, तो ये भी कट कर दो। अब ये वाला ज्यादा सही लग रहा है, 4th वाला। आते हैं लास्ट, अटेंड करो इन्वेंट्री काउंट प्रोसीजर टेस्ट काउंट, केवल अटेंड करने से काम हो जाएगा? द आंसर इज नो। यानी अब आपके लिए यहां पर आप देखो तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ही हमारे लिए सही लग रहा है। बात समझ में आ गया? हाँ सर आ गया, आसान लगा ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाइल टेस्टिंग कंट्रोल ओवर बैंक रिकॉन्सिलेशन, अब आप तीसरे कंट्रोल की बात करते हैं बीआरएस पे। क्या कह रहा है कि जब हम टेस्ट करते हैं कंट्रोल ओवर बैंक रिकॉन्सिलेशन, आपको दिख रहा है ना यहां ठीक से? इट हैज नोटिस्ड दैट बैंक रिकॉन्सिलेशन आर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड एट रेगुलर इंटरवल। ये देखा गया कि रेगुलर इंटरवल पर परफॉर्म नहीं किया गया है।
तो आइडेंटिफाई करो द मोस्ट एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल डिफिशियंसी। अब आपने पढ़ा था ना कि रेगुलर बेसिस पर आपको वो टेस्ट करना है, और रेगुलर पे नहीं किया गया तो डिफिशियंसी आ गया ना कंट्रोल में। तो आपको ये पता करना है कि कौन सा है जो एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन है जो आइडेंटिफाई कर रहा है कंट्रोल डिफिशियंसी को। देखते हैं। पहला, बैंक रिकॉन्सिलेशन आर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड रेगुलरली एज कंसर्न ऑफ स्टाफ इज ओवरबर्डन्ड। सही हो सकता है, स्टाफ पर ज्यादा बर्डन है, स्टाफ पे उनके पास बहुत सारे काम है, वो नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन आर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड रेगुलरली एज कंसर्न स्टाफ इज ओवरबर्डन्ड। सही है। इट कुड रिजल्ट इन एरर। ये तो कुछ हजम नहीं हुआ। ओवरबर्डन्ड है, हाँ सही है, एरर हो सकता है, पर यहां सवाल है कंट्रोल डिफिशियंसी का। तो सही हो सकता है कि भाई ज्यादा बर्डन होने की वजह से गलतियां बढ़ जाती हैं। अकेला आदमी बहुत सारे काम करेगा तो गलती हो जाएगी। मैं ऑडिट की जगह अगर एडवांस अकाउंट पढ़ाने लगूंगा तो गलती होगी। ऑडिट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज होगा और एडवांस अकाउंट की ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है सर। सी पॉइंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन आर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड रेगुलरली एज कंसर्न स्टाफ इज ओवरबर्डन। यहां तक तो यहां भी ये तीनों में सही था। इट कुड रिजल्ट इन एरर, यहां भी था यहां भी था, इसमें कुछ ऐड किया। इट में रिजल्ट इन मिस्ड स्टेटमेंट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस, इसमें एक्स्ट्रा है। इसमें एक बात, इसमें दो बातें सही हैं, इसमें तीन बातें सही हैं। बात समझ में आई। चौथा, बैंक रिकॉन्सिलेशन आर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड रेगुलरली ओवरबर्डन्ड। एक बात, दिस शुड बी परफॉर्म मंथली। शुड बी, अरे भाई सलाह नहीं मांगी है, शुड बी परफॉर्म नहीं, सलाह नहीं है। हम तो यहां देख रहे हैं कि डिफिशियंसी क्या है, तो इसमें तो काट ही दो। इसमें सबसे ज्यादा बातें कवर हैं, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको बात समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या का है? सिंस कंपनी इज अ न्यू क्लाइंट, कंपनी नई क्लाइंट है, एकदम नया नया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर आपको एक बार केस स्टडी करना जरूरी है, मतलब देख लेना चाहिए। देखने से क्या होगा ना, आपको पता है ओवरऑल, आप 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा दोगे, पर क्वेश्चन करने के बाद आप फंसोगे, फिर से केस स्टडी पे जाओगे तो ओवरऑल आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे। सेम वही जो ऑडिट की स्ट्रेटजी में, ऑडिट की पढ़ाई में, या 3-4 सब्जेक्ट को हैंडल करने में आप कर रहे हैं, वही गलती वहां करेंगे। तो इसलिए एक बार जल्दी जल्दी से केस स्टडी को पढ़ लेना चाहिए, पेंसिल से स्क्रिबलिंग कर लेनी चाहिए, फिर क्वेश्चन पे आना चाहिए। ये गलती मत करना, एग्जाम में ऐसे ही करना, नेचुरली, ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है। देयर इज रिड्यूस्ड डिटेक्शन रिस्क। अगर नया क्लाइंट है, सर कहना क्या चाहते हो, मतलब नया क्लाइंट है तो नए क्लाइंट के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग कम होगी, नया नया सारी चीजें आप जानोगे, पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि जब आप ऑडिट करोगे तो ऑडिट करने के बावजूद, मतलब सर, मतलब ये कह सकते हो कि रिस्क बढ़ने के चांसेस हैं, ज्यादा रिस्क हो सकता है यहाँ पे। मतलब ऑडिटर अगर चेक करे, ऑडिटर प्रोसीजर लगाए ऑडिट एविडेंस पाने के लिए कि मुझे रिस्क को डिटेक्ट करना है, पर नई कंपनी है, नया क्लाइंट है, कंपनी नहीं नया क्लाइंट है हमारे लिए, तो वहां पर हमें जानकारी कम है, नॉलेज कम है, तो हमारा जो डिटेक्शन रिस्क है ना, डिटेक्शन रिस्क का मतलब क्या होता है, वो रिस्क जो ऑडिटर परफॉर्म करता है आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, स्टिल वो अनडिटेक्टेड रह जाता है, तो उसे ही तो डिटेक्शन रिस्क बोलते हैं। तो वो डिटेक्शन रिस्क बढ़ने के चांसेस हैं। अगर पुराना क्लाइंट है तो नॉलेज एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उस कंपनी की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। नया है तो डिटेक्शन रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज डिटेक्शन रिस्क, मेरे हिसाब से यही आंसर सही होना चाहिए। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क ऑफ न्यू क्लाइंट। तो नया क्लाइंट है ना,
तो जो ऑडिटर है उसे और ज़्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसे तो पहले से कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, और आप लोगों को अच्छे से पता है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, देन जाते हो आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के दो पार्ट, आप सबसे पहले टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हो, ठीक है, फिर सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर में जाते हो, वहां पर आप लोग टेस्ट ऑफ डिटेल करते हो और एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हो ऐसे 520। टेस्ट ऑफ डिटेल में आप वाउचिंग और वेरिफिकेशन करते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर में ऐसे 520 लगाते हो, विच इज द स्टडी ऑफ प्लाजिबल रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी होगी, नहीं होगी तो आप परेशान नहीं होइएगा। जिसको भी प्रॉब्लम है हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम उसके रिगार्डिंग आपको वॉइस क्लिप भेज करके जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो एक बात तो समझ में आ गया कि अगर ऑडिटर नए क्लाइंट का असेस्ड रिस्क को रिस्पॉन्स करता है तो उसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर को बढ़ाना पड़ेगा। यानी आंसर आप चेक करिए, पहला ऑप्शन क्या है, मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर वुड रिक्वायर टू बी परफॉर्म्ड, सही है ये बात। दूसरा, लेस सब्सटेंटिव प्रोसीजर, गलत है। नो इफेक्ट, गलत है। नो इफेक्ट ऑन सब्सटेंटिव प्रोसीजर, गलत है। क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, नया क्लाइंट है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर वुड रिक्वायर टू बी परफॉर्म्ड, और ज्यादा आपको बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? और डिटेल में चेक करनी पड़ेगी। तो दो केस स्टडी हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं फटाक से अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जहां पर हमारे सामने है एमसीक्यू। सर कितने एमसीक्यू हैं? 5 एमसीक्यूज आपके साथ हैं, फटाफट से करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मटेरियलिटी। और आपको मटेरियलिटी का मीनिंग पता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, शायद किसी ने हमें मैसेज किया था, सर आपका जो रिवीजन लेक्चर है इसे 520 आपने कराते कराते अचानक से वहां कट हो गया है, शायद कुछ एरर की वजह से हो गया होगा, उसे कवर कराना चाहिए। मैंने 2-4 कॉन्सेप्ट कराए हैं, अभी हम आपको नोट्स दिखा देंगे लास्ट में जाते जाते और जल्दी से गो थ्रू करा देंगे। चलिए देखते हैं मटेरियलिटी के रिगार्डिंग कौन सा सही है। तो आप ध्यान से देखिए, इट इज अनअफेक्टेड बाय नेचर ऑफ एन आइटम। हमें कहना है ट्रू कौन सा है, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, समझ रहे हैं। इट इज अनअफेक्टेड बाय नेचर ऑफ एन आइटम, क्या अनअफेक्टेड रहेगा? द आंसर इज नो, अफेक्टेड रहेगा। आइटम के नेचर पर डिपेंड करता है मटेरियलिटी, किस नेचर का आइटम है, वो मटेरियल है या नहीं है, क्या वो यूजर के डिसीजन पर इफेक्ट डाल सकता है या नहीं। बी, इट इज अनअफेक्टेड बाय रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ और रेगुलेशन, ये भी गलत है। हाँ सर, अगर लॉ या रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट पर बेस्ड है तो वो ज्यादा मटेरियल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करता है। मान लो लॉ को कंप्लाई नहीं किया है, तो आप सोचो ना, लॉ को ही कंप्लाई नहीं कर रहा है, रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो मटेरियल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये लिखा है अनअफेक्टेड, नहीं सर अफेक्टेड रहेगा। थर्ड, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, गलत है, ये प्रोफेशनल जजमेंट है। यहां पर ऑडिटर डिसाइड करता है अपने नॉलेज पर बेस्ड, अपने प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से कि ये चीज, ये आइटम मटेरियलिटी में आएगा, ये मटेरियल है या नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ रिलेटिव साइज, इट इज नॉट, यहां भी नॉट लिखा है, ये वाला तो गलत है। अब बचा केवल एक ऑप्शन, जब एक ही ऑप्शन में 3 तो हमने कंफर्म कर लिए कि गलत है, तो चौथा ही सही होगा, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है। चलिए देखते हैं, इट इज नॉट ऑलवेज, ये बात ध्यान रखना, ऑलवेज साइज पर हमेशा, अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में है तो मटेरियल ज्यादा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑलवेज नहीं हो सकता, कभी कभी हो सकता है, और कभी कभी ऐसा हो सकता है जो आइटम साइज में कम है वो भी मटेरियल हो सकता है वैल्यू के हिसाब से। आप बात समझ गए होंगे, इसलिए डी सही है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, द ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी आर ऑटोमेटेड सब्सटेंशियली, कंपनी का ऑपरेशन ऑटोमेटेड है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दिस रिस्पेक्ट,
कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है, यानी एक से ज्यादा आंसर भी सही होंगे ऐसे क्वेश्चन में, ज्यादा ध्यान लगाने का। देखते हैं पहला, इट रिजल्ट इन कॉम्प्लेक्स बिजनेस इन्वायरमेंट। अच्छा, अगर ज्यादा ऑटोमेटेड है तो क्या बिजनेस का इन्वायरमेंट ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर, हो जाना चाहिए। आप सोचो ना, ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज हुई है, ज्यादा चीजें ऑटोमेटेड है। मैनुअल थोड़ा सिंपल होता है, हालांकि उसमें प्रॉब्लम होती है, पर फिर भी सिंपल होता है। और ऑटोमेटेड का मतलब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो जाए, ऑटोमेटेड हो जाए, न जाने क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, आईटी सेक्टर का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट तो हो जाएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो ये अभी तक सही है, लेकिन आगे बढ़ते हैं ना, मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है। इट इज रिजल्ट इन सिंपल बिजनेस इन्वायरमेंट। सर सीधा सीधा गलत है, सिंपल तो नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। ऑटोमेशन हैज नो रिलेशनशिप विद कॉम्प्लेक्सिटी, गलत है। ऑटोमेटेड ज्यादा तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा। डी, मैं कॉम्प्लेक्सिटी बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो रिकॉर्डिंग होना आसान हो जाता है। इट रिजल्ट इन सिंपल बिजनेस इन्वायरमेंट, हाउएवर इट इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिट। क्या ये सिंपल इन्वायरमेंट हो जाएगा? नहीं भाई, कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट। सीधा सीधा आंसर ये आ रहा है। ठीक है सर। थर्ड क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल? दोस्त, दो लोगों की बात बताई जाती है। जो आपका ऑडिटर है ना, ऑडिटर, ये भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने या इंटरनल कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, वो आपने सीखी है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट में। लेकिन जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना और इंटरनल कंट्रोल्स लगाना, ऐसे इंटरनल कंट्रोल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए और भी रिलेवेंट हो जाते हैं। ठीक है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेटली बने। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैनेजमेंट। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। यानी ये जो कंट्रोल है ना, इसे बोलते हैं आईएफसी, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, या इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, आईसीएफआर। इसके लिए देखते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर गलत है, ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है। ऑडिट कमेटी कोई लेना देना नहीं है। शेयर होल्डर क्या जाने यार, वो तो उसकी एक्टिविटी में शामिल ही नहीं होता। मैनेजमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से ये हो गया हमारा थर्ड का सी। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्क टू कंपनीज इंटरनल कंट्रोल ड्यू टू आईटी इन्वायरमेंट। आईटी इन्वायरमेंट के रिस्क आपको पता होने चाहिए, और हम दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट में टाइम बचाने के लिए आप इस नोट्स में जाना, आईटी इन्वायरमेंट के रिस्क आपको लिखाए गए होंगे। इसमें हमने 3 पार्ट में प्रॉपरली इसको आपको बनाकर दिया है, ये नोट्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, अंदर जाइएगा, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, लिंक में जाइए, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां मैसेज करिए, आपको नोट्स वहां अवेलेबल हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की। तो कह रहा है कंपनी का इंटरनल कंट्रोल रिस्क नहीं है, विच इज नॉट अ रिस्क ऑफ कंपनीज इंटरनल कंट्रोल ड्यू टू आईटी इन्वायरमेंट, पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा। हमें आंसर इस केस में क्या निकाला? नॉट अ रिस्क। ये बात ध्यान रखिए, क्या बात कर रहा है? नॉट अ रिस्क। ठीक है, पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, सर गलत है, रिस्क है। आईटी इन्वायरमेंट में इंटरनल कंट्रोल को लेकर ये एक रिस्क है, डेटा लॉस हो जाता है। आपको जरूरत है एक्सेस करने की, कई बात काम ही नहीं कर रहा है, सर्वर ही नहीं काम कर रहा है, एक्सेस ही नहीं हो पा रहा है, अनऑथराइज्ड एक्सेस भी हो जाता है, हैकिंग वगैरह की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हो तो जाती है। लेकिन ये कह रहा है नॉट अ रिस्क, नॉट अ रिस्क। सर नहीं नहीं, गलत है, ये रिस्क है ये। अच्छा, डी ऑप्शन, प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। अच्छा, क्या ये रिस्क नहीं है? सर ये रिस्क नहीं है, मतलब ये कोई रिस्क थोड़ी ना है, लार्ज वॉल्यूम डेटा को प्रोसेस करता है, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, डी ऑप्शन सही है। अब लास्ट बात करते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल। दोस्त हम यहाँ बता, नोट्स पे जाइएगा, नोट्स में देखिएगा हमने वहां आईटी कंट्रोल्स को बांट रखा है, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, ठीक है, ये सब करके जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल में रिलेशन हमने बता रखे हैं, वो देखिएगा कि जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल में क्या रिलेशन है, कैसे क्या होता है। कोई कह रहा है जनरल आईटी कंट्रोल का एग्जाम्पल नहीं है, नॉट कंट्रोल परफॉर्मिंग। जनरल आईटी कंट्रोल क्या होता है, जनरली ये सब पर कंट्रोल करता है, एप्लीकेशन पर भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है, सारे पे कंट्रोल करता है। सिंपल बात बताऊं तो, बाकी डेफिनेशन में पढ़िएगा। डिजास्टर रिकवरी प्लान, सर ये जनरल आईटी कंट्रोल का पार्ट है, ये एग्जांपल आप अपनी बुक में नोट भी कर लीजिएगा, लिखने में काम आएगा अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो। डिजास्टर रिकवरी प्लान जनरल आईटी कंट्रोल का पार्ट है, ठीक है, तो ये आंसर तो गलत होगा क्योंकि नॉट पूछ रहा है। कंट्रोल पर्टेनिंग टू बैच ऑपरेशन, ये भी है। कंट्रोल पर्टेनिंग टू डेटा सिक्योरिटी, ये भी है। यानी एक काम आपको मिल गया, ये 3 एग्जाम्पल आपके जनरल आईटी कंट्रोल के एग्जाम्पल हो सकते हैं, और ये आप अपने आप से लिख लीजिए, काम आएगा आपको, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल ये हैं, सीधी सीधी बात। तो नहीं है पूछ रहा है कंट्रोल पर्टेनिंग टू वैल्यूएशन ऑफ इनपुट डेटा इन एन एप्लीकेशन, ये तो सर एप्लीकेशन कंट्रोल का हिस्सा है, ये एप्लीकेशन कंट्रोल का पार्ट है, जनरल आईटी कंट्रोल का पार्ट नहीं है, क्योंकि वैलिडेशन करता है कब, वो एप्लीकेशन कंट्रोल करता है। ऐप पे जाते हो, पासवर्ड डालते हो, तो वो एप्लीकेशन कंट्रोल आपको टेस्ट करके बताता है कि भाई ये डेटा जो आपने इनपुट किया ये वैलिड है या नहीं है। 5 एमसीक्यू हमने कर लिए। अब आपके पास आ जाता है क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट। सर अब तो एग्जाम में करेक्ट इनकरेक्ट का पूछा नहीं जाता, लास्ट अटेम्प्ट में पूछा नहीं गया था, फिर भी आपको करने की जरूरत है। अगर वो नहीं भी पूछता है तब भी कॉन्सेप्ट तो है ही, टॉपिक तो है ही। जनरली ये ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-3 मार्क्स का बना के दे देगा, तब भी आपको करना पड़ेगा। तो 4 क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको हिंट करेंगे और लिखने का आइडिया बताते हैं, यहीं पर हम आपको लिखने का आइडिया भी बताएंगे। तो देखिए सबसे पहला आपके सामने है करेक्ट इनकरेक्ट में, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क। और आपको एक बात पता है, मटेरियलिटी का मीनिंग वगैरह आपको पता है, नोट्स में जाकर के आप देख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि टाइम की कमी है और हम इसमें जाकर के आपको दिखा नहीं रहे हैं, आप खुद देख लीजिएगा। 4, 6, 8 पन्नों की ये नोट्स है बस, ठीक है। तो मटेरियलिटी और इसमें क्या फ़र्क है, अगर मटेरियल कोई आइटम ज़्यादा है, कोई आइटम मटेरियल ज़्यादा है, तो आपको नहीं लगता कि मटेरियल ज़्यादा है तो ऑडिटर और ज़्यादा उसको सीरियसली लेगा और डेप्थ नॉलेज लेगा, टेस्टिंग डिटेल में करेगा? हाँ सर करेगा, क्योंकि मटेरियल ज़्यादा है, और मटेरियल ज़्यादा मतलब यूजर का अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इफेक्टेड होगा, यूजर का डिसीजन पर इम्पैक्ट आएगा। मेरी बात समझ गए? ठीक है। तो जब मटेरियल ज़्यादा होगा, ऑडिटर ज़्यादा डिटेल में चेक करेगा, टेस्ट करेगा, और ज़्यादा चेक करेगा तो गलती होने के चांस कम होंगे, यानी ऑडिट रिस्क कम होगा। मटेरियलिटी ज़्यादा तो ऑडिट रिस्क कम। आई होप बात समझ में आई। मटेरियलिटी ज़्यादा, ऑडिट रिस्क कम, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब मटेरियलिटी और डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क में इनवर्स रिलेशन है। तो ये बात यहां लिखी हुई डायरेक्ट रिलेशन लिखा हुआ है, आप देखिए डायरेक्ट रिलेशन लिखा हुआ है। तो आप इसका आंसर कैसे करोगे? सबसे पहले सीधा सीधा मैं एक क्वेश्चन में लिख करके दिखा रहा हूं, सिंपल सा। जैसे मान लीजिए ये है आपके पास, आंसर आपको लिखना है। तो आपने लिखा कोई भी, जो कोई आंसर नंबर था, ये आंसर मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 था, तो आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 2। ये पार्ट था ए, तो आप लिख दोगे इनकरेक्ट। सबसे पहले आप लिखोगे इनकरेक्ट, ऐसे। इनकरेक्ट बाद ये लाइन आप छोड़ दोगे, ये लाइन आप छोड़ दोगे। यहां से आप लिखोगे रीजन। क्या रीजन लिखोगे? कि भाई
देयर इज, ऐसे करके, देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन, और आगे की पूरी लाइन आप यहां पर लिख दोगे। लिखने के बाद अगला पॉइंट एक लाइन छोड़ करके आप बी आंसर लिखना, फिर इसी तरह शुरू करोगे। यानी ये करेक्ट या इनकरेक्ट को पहले लिख देना है और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन एक लाइन छोड़ करके प्रॉपर गैप बना करके, ताकि टेस्ट एग्जामिनर के पास ये प्लेस भी हो, वो समझ भी सके और अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग देख भी सके, उसको कंफर्ट देना सीखो। ठीक है, अब आपको आते हैं क्वेश्चन पे। तो आंसर आपको मिल गया, इनवर्स रिलेशन, ये बात बता देनी है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है ये बात एक लाइन में आपको बता देनी है। दूसरा क्वेश्चन, कंट्रोल रिस्क इज ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन टू मिस स्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियली इधर इंडिविजुअली और when aggregated with misstatement in other balance or class, assuming that there were no related internal control। सर कंट्रोल रिस्क की डिफिनेशन क्या है, अगर आपको ये मालूम है तो सही और गलत आप जवाब दे दोगे। ये जो डिफिनेशन यहां दे रखी है ना, एक्चुअल में ये कंट्रोल रिस्क की डिफिनेशन ही नहीं है। अगर आपको नॉलेज है तो आप एक लाइन में इनकरेक्ट लिख करके इसकी एक्चुअल डिफिनेशन लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। दिखाएं क्या नोट्स, आइए दिखाते हैं। अब देख ही लेते हैं। देखिए ये है नोट्स आपका, यहां पर लिखा हुआ है, ये जो डिफिनेशन लिखी है ना वो यहां लिखा हुआ है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन असर्शन अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर टू अ मिस स्टेटमेंट दैट कुड बी मटेरियली individually or in aggregate with others before consideration of any related control। ये है इनहेरेंट रिस्क, यानी जो डिफिनेशन है वो इनहेरेंट रिस्क की है। वहीं आप कंट्रोल रिस्क पे जाओ तो मिस स्टेटमेंट दैट कुड बी अकर इन असर्शन अबाउट अ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स इंडिविजुअली और when aggregate with others, misstatement will not be prevented, detected and corrected on timely basis by entities internal control। यानी कंट्रोल रिस्क और इफिशियंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। यानी ये बात आप ध्यान रखो। तो अब आपको आंसर मिल गया, आपको ये नोट बार बार पढ़नी रहेगी, आपको याद रहेगा, हमने समझा दिया है। तो देखो दोस्त, इसमें आपको लिखना क्या है, पहले तो ये इनकरेक्ट हो गया और फिर करेक्ट में आप कंट्रोल रिस्क का करेक्ट डिफिनेशन लिख दो, बस इतना करना है। या फिर इसी डिफिनेशन को बता दो कि ये लाइन है, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ इनहेरेंट रिस्क, राइट। कंट्रोल रिस्क का डिफिनेशन नहीं है, इतनी बात आपको बतानी है, आपको आंसर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर परफॉर्म्ड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल आप करते हो, ठीक है। टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, हाँ सही है। अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वेरी गुड। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्यों करते हो कि भैया कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिवली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यही तो करते हो। तो द आंसर इज करेक्ट। और पांचवा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अरे भाई अभी अभी पढ़ा कि इंटरनल कंट्रोल की को मेंटेन करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बात आप जो हमने बताया ना वैसे ही लिख देना है, और लिखने का तरीका जो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने बताया, पहले लिखोगे इनकरेक्ट, लाइन छोड़ करके लिखोगे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। ये बात समझ गए, बस यही बात लिखनी है। ओके सर, अब आते हैं हम अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे। हमारे पास 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन को हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको आइडिया मिले, आपको कॉन्फिडेंस आए। देखते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, और जब पूछा जाएगा तो आप गलत करके आ सकते हो। इसको ध्यान से देखिएगा, स्टडी मैट में इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी अभी एक बात बता रहा हूं कि जो नोट्स है ना हमारी, वो इस बेसिस पर बनी है कि आपको वो 1 से 2 दिन जो बचते हैं एग्जाम में, आप 2 से 3 बार प्रॉपर सारे टॉपिक को रिकॉल कर सको, स्कैन कर सको, सो दैट आपने जो 10 दिन 20 दिन 1 महीने पहले पढ़ा है वो वर्थ हो जाए। ऐसा नहीं है आज का पढ़ा आपका सब बर्बाद हो जाएगा अगर उन 1.5 डे में आपने उसको वापस से 2 बार नहीं पढ़ा।
और ये चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, एक बार आजमा के देखिए, 3-4 महीने एक्स्ट्रा एक अटेम्प्ट आप लगा के देखिए। अगर आपने 3 बार नहीं पढ़ा उस एक दिन में, उसको हैंडल नहीं कर पाया, तो आप कितने मेहनती हो, कितने प्रैक्टिस की है, वो मैटर ही नहीं करता। या तो आप बाउंड्री जोन पर किसी सहारे पास हो जाओगे किसी तरह, अदरवाइज रिस्क पे तो रहोगे। तो इसलिए वो नोट्स इस तरह काम आता है जी। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते जाते उन 5-6 पेज में ऑटो में भी पलटोगे ना, तो 2-3 पेज तो आप पलट ही लोगे, गेट के बाहर भी खड़े होकर के। इस इंपॉर्टेंस को समझिए, सीरियसनेस को समझिए। तो कुछ टॉपिक अगर आपको नोट्स में नहीं मिलते तो परेशान मत होइए, आप उसका आंसर देखिए और खुद स्क्रिबलिंग करके वहां हिंट नोट कर लीजिए। पहली बार हम आपको नोट्स बना करके दे रहे हैं। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश पूरे लाइफ टाइम होती है, आपको भी पता है। तो मैं तो बिल्कुल नया इंसान हूं, आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, गलत कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने कहा आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक की सारी कवरेज रहेगी, कहीं कहीं कुछ मिस होगा तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर लोगे। तो ये क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। मेरी बात ध्यान समझना, यहां गलती हो सकती है। जो एनालिटिकल प्रोसीजर है वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के तरह से परफॉर्म करेंगे, और ये कैसे यूजफुल होगा ऑडिटर के लिए, यानी ऐसा करने से फायदा क्या होगा ऑडिटर का। तो देखो दोस्त, सबसे पहले तो ये करने का फायदा है कि रिस्क एरिया को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दूसरा, वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को प्लान कर पाएंगे। तीसरा, हाईलाइट कर पाएंगे हम एनोमलीज को। सर ये क्या होता है? हाईलाइट करेंगे एनोमलीज, मतलब ऐसी चीजें जो जनरली डे टू डे बेसिस पर नहीं हो रही हैं, जिन पर डाउट किया जा सकता हो, समझ रहे हैं, उनको अलग से हाईलाइट करने क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां रिस्क के चांसेस ज्यादा हैं। तो जब ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर को एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करता है, तो वो रिस्क एरियाज को आइडेंटिफाई कर लेता है, प्लानिंग कर पाता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एनोमलीज को हाईलाइट कर पाता है, और एक और काम आप कह सकते हो कि एंटिटी के बिजनेस को और डिटेल में अंडरस्टैंड कर पाता है, समझ पाता है, जिससे डिसीजन लेने में हेल्प मिलता है कि भाई अपना ऑडिट का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट परफॉर्म करने में इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। ये 4 पॉइंट आप लिखोगे पहले। अब आपको आंसर लिखने का तरीका मैं बहुत ज्यादा तो यहां नहीं बता रहा हूं, लास्ट मोमेंट पर एग्जाम से पहले और प्रॉपरली एक वीडियो के थ्रू आपको सब कुछ बताएंगे। अभी आप समझना, आपको लिखना है आंसर। पहली बात तो आप साइड में आंसर लिखना बंद करिए, यानी सर चाहे आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर, आपने लिखा जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको आंसर लिखना है। 1 का ए पार्ट है, आपने डाल दिया ए पार्ट। बात समझ गए? आप जो यहां पर क्वेश्चन 1 लिख करके सोल्यूशन स्टार्ट करते हो ना, बहुत अच्छा नहीं है ये। आप सेंटर में डालिए, एग्जामिनर को कंफर्ट होता है, अच्छा लगता है। ये लिखने के बाद में अब आप सबसे पहले 2 से 3 लाइन, 1 2 3 लाइन का लगभग एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखिए, मतलब उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जो भी है। अगर ऑडिट के बेनिफिट हैं तो ऑडिट की मीनिंग आप लिख दीजिए। अगर इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट की बात कर रहा है, लिमिटेशंस लिखिए, तो वो बात लिख दीजिए कि ऑडिटर ऑब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे पाता, केवल लिमिटेड एश्योरेंस दे पाता है, सॉरी रीजनेबल एश्योरेंस दे पाता है। 100% से कम रीजनेबल एश्योरेंस को बोलते हैं। गारंटी नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस। तो ये 2-4 लाइन आप लिख सकते हो। फिर यहां पर आप पैराग्राफ बदल करके वो मेन हेडिंग बना करके और पॉइंटर लिखना स्टार्ट कर दोगे। मेरी बात समझ में आ गया? ये लिखने का तरीका होता है, और सिंपल एक क्वेश्चन के बाद 1-2 लाइन छोड़ करके नया क्वेश्चन लिखोगे। एक पेज में एक ही क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। ऐसा नहीं है कि अगर एबीसी करके है तो भले आप दे दो, अदरवाइज एक क्वेश्चन का आंसर एक पेज, अगला क्वेश्चन अगले पेज में। 1500 या 2750 रुपए आप एग्जामिनेशन फीस देते हो, कॉपी भरने में कंजूसी मत करिए, पेज बदल दीजिए, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत हो गई बातें। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा,
अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज मटेरियलिटी रिक्वायर्ड टू बी डॉक्यूमेंटेड बाय ऑडिटर। हाँ सर, क्या मटेरियलिटी को डॉक्यूमेंट करने की जरूरत पड़ती है ऑडिटर को? हाँ सर पड़ती है, ये बात लिखो, यस मटेरियलिटी रिक्वायर्ड टू बी डॉक्यूमेंटेड बाय द ऑडिटर एंड व्हाट फैक्टर्स हैव बी कंसीडर्ड इन दिस रिगार्ड। तो लिखो नीचे कि द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव बीन कंसीडर्ड इन दिस रिगार्ड। वो फॉलोइंग फैक्टर कौन कौन से हैं, फटाक से चलते हैं, हम आपको अपनी नोट्स में दिखाते हैं। ये था हमारा एसए 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। यहां पर आप पहले तो मटेरियलिटी की मीनिंग पढ़ते हो, एसए 320 में मीनिंग पता है, आप नोट से एक बार पढ़ लीजिएगा। ये शायद जल्दी जल्दी में हो गया था उस लेक्चर में, लेकिन आप देखिएगा। फिर ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताया गया है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी की मीनिंग हमने बताई। मटेरियलिटी को रिवाइज कैसे करते हैं यहां तक हमने प्रॉपरली डिस्क्राइब किया था उस लेक्चर में। इसके बाद शायद यहां से एक दो टॉपिक मिस हो गए थे। फिर हमने बताया बेंचमार्क। बेंचमार्क के बाद कुछ अदर क्वेश्चन है जो कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, सम स्पेशल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके सामने यहां है और यही क्वेश्चन ये आईसीआई के मॉड्यूल में है। देखिए क्या लिखा है, डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। हाँ ये बात सही है। इट इज अफेक्टेड बाय द ऑडिटर्स परसेप्शन ऑफ फाइनल कंफर्मेशन नीड टू बी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज रीजनेबल फॉर ऑडिटर टू एज्यूम दैट यूजर्स हैव, ये सारी बातें हैं। यहां देखिए डॉक्यूमेंटिंग द मटेरियलिटी, ये अभी का क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला। द ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन शैल इंक्लूड, यही बात आपको अपने इस क्वेश्चन में लिखनी है। क्या क्या, मटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। नंबर बी, इफ एप्लीकेबल मटेरियलिटी लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस, ठीक है, एंड डिस्क्लोजर्स। और सी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बाद डी पॉइंट, इफ देयर इज एनी चेंज बिटवीन ए टू सी, मतलब मटेरियलिटी लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल में कोई चेंज आया, ठीक है, मटेरियलिटी लेवल जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शंस, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स में कोई चेंज आया, या फिर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आपको चेंज करने की जरूरत पड़ गई, तो वो चेंजेस के रीजन भी आपको डॉक्यूमेंट करने चाहिए। जैसे जैसे ऑडिट प्रोग्रेस करता है, आगे आगे आप ऑडिट करते हो, ये सारी बातों को आप डॉक्यूमेंट करते हो। यही बात हमें यहां पर लिखनी है। दो क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। सर लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल इन एन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। तो एक बात बताऊं, दो तीन हाईलाइट कीवर्ड हम आपको बताते हैं जो आपको अपने आंसर में डालना जरूरी है। और आपको लैंग्वेज फ्रेमिंग करना है तो आपको बुक में जाकर के या नोट्स में जहां भी जाकर के आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। तो सबसे पहले एक बात आप लिख सकते हो, पहला कीवर्ड कि ये बोथ आर इंटर रिलेटेड, बोथ आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। पहली बात आपको ये वर्ड, अब ऐसा नहीं कि बस ये एक पॉइंट लिख दीजिए, आप लैंग्वेज फ्रेम करिए, ये वर्ड आप डालिए, एग्जामिनर जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेगा बोथ आर इंटर रिलेटेड, वो फटाक से टिक करेगा। फिर अगर आप देखना चाहो तो अगर आप पूरे कंट्रोल सिस्टम को देखो तो जनरल आईटी कंट्रोल उस एप्लीकेशन कंट्रोल को उसके लिए कंट्रोल लगाता है। मतलब अगर आप एप्लीकेशन कंट्रोल को उसके फंक्शन को सपोर्ट करना चाहते हैं, यानी वो फंक्शन ठीक से चले, तो जनरल आईटी कंट्रोल वहां काम करता है, ठीक है। नीडेड, जनरल आईटी कंट्रोल नीडेड टू सपोर्ट द फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स, राइट, क्लियर। ये पॉइंट डालना है, दोनों इंटर रिलेटेड है, ये पॉइंट डालना है। और एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप ये बात भी लिख सकते हो कि भाई दोनों इसलिए जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उनसे जो डेटा बनता है, डेटा इंफॉर्मेशन मिलता है, वो करेक्ट हो, एक्यूरेट हो, रिलेवेंट हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए ना। एक्यूरेट डेटा मिलना जरूरी है और इस एक्यूरेसी के लिए जरूरी है जनरल आईटी कंट्रोल और जरूरी है एप्लीकेशन कंट्रोल। दोनों ही कंट्रोल जरूरी है, दोनों इंटर रिलेटेड है। बस एप्लीकेशन कंट्रोल की फंक्शनिंग के लिए जनरल आईटी कंट्रोल का होना भी जरूरी है, वो सपोर्ट करता है उसे। इतनी बात आप 3 से 4 लाइन जब आप लिखोगे तो 2-2 लाइन ये बढ़ जाएगा, यानी 6, 7, 8 लाइन ये हो जाएगा। और आप स्टार्टिंग में
जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, दो दो तीन तीन लाइन का इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर ये 4 पॉइंट लिख दीजिए, आपका काम हो गया। आपको समझ में आया कैसे आंसर फ्रेम करना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ कह रहा है अ company functions in an automated environment, discuss in what area data analytics can be useful। यानी डेटा एनालिटिक्स के फायदे बताने हैं हमें, और डेटा एनालिटिक्स के फायदे हमने आपको प्रॉपरली नोट्स में भी समझाया है, रिवीजन में अच्छे से कराया है, आपको देखना है। आइए नोट्स पे, ये था हमारा डेटा एनालिटिक्स का टॉपिक। हमने यहां पर 5 क्वेश्चन में सब कुछ फ्रेम करके रख दिया, यानी कोई भी क्वेश्चन आएगा ये 5 पॉइंट आपको डालने होते हैं। अगर क्वेश्चन छोटा है तो 5 पॉइंट नहीं डालने, केवल उस आंसर को लिखना है। बड़ा क्वेश्चन है तो आप सारा कुछ लिख सकते हो। बहुत छोटा छोटा लिखा है, जब आप ये लिखोगे तो मुश्किल से इसमें 2 पैराग्राफ में 4 पॉइंटर में आपका काम हो जाएगा। 3-4 पॉइंट तो आपको लिखने भी पड़ते हैं अगर आपको सही सही मार्क्स लाने हैं। तो क्वेश्चन देखिए, डेटा एनालिटिक्स के बारे में हमने बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस टूल्स एंड टेक्निक्स दैट आर यूज्ड टू एनालाइज द वास्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा टू ऑब्टेन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैन बी कॉल्ड एज डेटा एनालिटिक्स। उसके बाद हमने बताया कि बिजनेस कैन बी बेनिफिटेड इमेंसली बाय यूजिंग द डेटा एनालिटिक्स। इट मे हेल्प in improving profitability, providing better customer service, or to achieve the competitive advantage. And then data analytics can use to in audit to obtain sufficient and appropriate audit evidence or identify the and assess the risk of material misstatement. And third is D point है, data analytics can be used to perform the following function। इन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डेटा एनालिटिक्स जरूरी है, और यही आंसर इस क्वेश्चन में लिखना था। यानी डी वाले पॉइंट में आपको आंसर लिखना था, पर ये पॉइंट लिखने से पहले डेटा एनालिटिक्स का मीनिंग लिखिए, लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करिए, फिर लिखिए कि डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। नंबर 1 रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, नंबर 2 फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, नंबर 3 selecting the audit samples while using the random sampling or systematic sampling, number 4 to check the completeness and accuracy of data in populations, and number 5 to evaluate the impact of internal control deficiencies। I hope आपको फ्रेमिंग का आइडिया लग गया कैसे आंसर को फ्रेम करना है। पहले डेटा एनालिटिक्स की मीनिंग, ये पहला वाला पॉइंट लिखना है, सिर्फ ए पॉइंट लिखने के बाद जो अभी हमने बताया उसके 5 पॉइंट लिख देने हैं, आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब अपने वापस से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, व्हाट इज अंडरस्टूड बाय नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस। सर एक बात तो पता है ना, ऐसे ट्रांजैक्शन जो रेगुलर बेसिस पर नहीं हो रहे हैं वो नॉन रूटीन है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हो रहे हैं वो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन है। बात क्लियर है? सर एग्जांपल ले लीजिए ना नॉन रूटीन का। सबसे पहले एक्विजिशन या डिस्पोजल करते हो असेट्स का, क्या रूटीन ट्रांजैक्शन है? क्या रेगुलर होते हैं? नहीं, ये कभी कभार होते हैं। नंबर 2, अगर आप कंपनी का मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, आइडिया वोडाफोन का मिलकर के क्या बन गया? वीआई, वोडाफोन आइडिया, समझ रहे ना? ये जो मर्जर वगैरह है या एक्विजिशन होता है ना, ये भी डेली नहीं होते, शायद कभी होता हो। ठीक है, नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन है, नॉन रूटीन नेचर है। आगे लिटिगेशन का सेटलमेंट भी रोज रोज तो होता नहीं है। ठीक है, और इस तरीके से 2-4 बातें आपको लिखनी है कि ये नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस हैं जो डेली बेसिस पर नहीं होते, रेगुलर ऑपरेशंस में नहीं देखे जाते, कभी कभार मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बता दिया है एक्विजिशन, मर्जर बिटवीन द कंपनीज, राइट, एक्विजिशन या डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स, राइट। इस तरीके की 2-3 बातें आपको लिखनी है। ठीक है, इससे होगा क्या? ये बातें लिखने के बाद एक पैराग्राफ बदलोगे, देयरफॉर करके बताओगे कि ऐसे जो नॉन रूटीन ट्रांजैक्शंस हैं इनमें रिस्क बढ़ जाता है, जजमेंट ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, और जहां जजमेंट ज्यादा यूज होते हैं वहां पर अलर्ट रहने की भी जरूरत है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन रखने की जरूरत है। तो इस तरीके की बातें आप लिख करके इस आंसर को पूरा कर सकते हो। मैंने आपको आइडिया दिया, अब आप समझिए कहां जाकर के इसको रीड करिएगा, लिखिएगा। पर एग्जाम में अगर ये 4-5 बातें आपको याद है ना, ये कीवर्ड हैं, इन कीवर्ड को आप डाल दोगे, आंसर फ्रेमिंग आपको आती है, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 6th क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए,
द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर एक्टिविटी दैट द एंटिटी यूजेज टू मॉनिटर द इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसकी बात कर रहा है। ये 6th क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेजर एक्टिविटीज, उन एक्टिविटीज को बताओ। सर कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती हैं? अब आप इसको बुक में जाके पढ़िएगा, मैं थोड़ा सा हिंट करता हूं। कुछ तो ऑन गोइंग एक्टिविटीज हैं, ऑन गोइंग एक्टिविटीज, सेपरेट एवेल्यूशंस करा सकते हैं, इवेल्यूशंस। सर ऑन गोइंग एक्टिविटी में क्या क्या है? जैसे वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, रिकॉन्सिलेशन करते हैं, मैनेजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व होती है। ऑनगोइंग एक्टिविटी का मतलब चलते चलते आप ये एक्टिविटी करते हो। जैसे वेरिएंस में मतलब क्या क्या वेरिएंसेस हो रहे हैं, चेंजेस क्या आ रहे हैं। रिकॉन्सिलेशन करते हो, मैच कराते रहते हो। और मैनेजमेंट हर दिन रेगुलरली रिव्यू करता रहता है। ये हो गए ऑनगोइंग। इसी तरह सेपरेट इवेल्यूशन कर सकते हैं, पार्टिकुलर अलग, ठीक है। फिर रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करते हैं हम डिफिशियंसीज का, तो रिपोर्टिंग द डिफिशियंसीज। और एक और बात हो सकता है कि भाई मैनेजमेंट के रोल बढ़ाए जा सकते हैं, मैनेजमेंट हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगे, ओवरव्यू करने लगे, ठीक है। ऐसे 4-5 बातें हमने आपको बताई, इससे आप अपने आंसर पे जा सकते हो। आप बुक में, नोट्स में, जहां मिले। अगर नोट्स में नहीं है तो आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये 4 बातें होती, इनके अंडर में 2-2, 3-3 पॉइंट भी लिखने हैं आपको। ये आप हेडिंग डालोगे ऑनगोइंग एक्टिविटीज, फिर उसमें 2-4 बातें लिखोगे, जैसे हमने अभी आपको बताया कि भाई वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, रिकॉन्सिलेशन परफॉर्मेंस करते हैं, मैनेजमेंट का मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करने लगता है, रिव्यू करने लगता है। ये ऑनगोइंग एक्टिविटी। इसी तरह सेपरेट इवेल्यूशन, रिपोर्टिंग, मैनेजमेंट के रोल के बारे में, यानी 2-2, 3-3 लाइन एक्यूरेट आपको लिखनी है। तो ये आपका आंसर यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। 7वां, risk of material misstatement consists of 2 component. Explain clearly the defining the risk of material misstatement. वाह भाई वाह। यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रोमम, 2 कंपोनेंट पर डिपेंड करता है। वो कंपोनेंट कौन से हैं? इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क को आप एक्सप्लेन करिए पहले। आप पहले बताओगे कि 2 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, प्रॉपरली बताओगे। ए पार्ट इनहेरेंट रिस्क, बी पार्ट कंट्रोल रिस्क। फिर आप नीचे पैराग्राफ चेंज करोगे, इनहेरेंट रिस्क हेडिंग डाल के उसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज इनहेरेंट रिस्क। एक लाइन चेंज करके फिर लिखोगे कंट्रोल रिस्क, व्हाट इज कंट्रोल रिस्क, ये बात लिखोगे। फिर नीचे लिखोगे कंबाइनिंग टुगेदर दिस इज कॉल्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर लिखोगे ROMM इज इक्वल टू, यानी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क बढ़ेगा तो रोमम बढ़ेगा, कंट्रोल रिस्क बढ़ेगा तो रोमम बढ़ेगा। यानी ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हैं, इनवर्सली रिलेटेड नहीं है। ये जो पॉइंटर्स हमने बोल दिए ना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस लिखना ऐसे ही, वो डिफिनेशन आपको डालनी है, इसी ऑर्डर में डालनी है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स में प्रॉपरली हमने बना के दिया है, शायद अभी दिखाया भी था। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, वही बात कह रहा है कि SAS standards on audit do not ordinarily refer inherent risk and control risk separately. IR और CR को अलग अलग वो नहीं रिफर करता है, बट रेदर टू अ कंबाइंड असेसमेंट, यानी इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क को कंबाइंड असेसमेंट करता है, जिसे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बोल देते हैं, ठीक है। इसी बात को एक्सप्लेन करना है। सेम क्वेश्चन है सर। अब आपको समझ नहीं आएगा कि एक्सप्लेन क्या करोगे। जनरल बातें नहीं लिखनी, आपको बताना है। पहले यही लाइन सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करनी है कि द SAS do not ordinarily refer to inherent risk and control risk separately, but rather to a combined assessment of risk of material misstatement. पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, इनहेरेंट रिस्क को डिफाइन करना है, एक लाइन छोड़ कंट्रोल रिस्क को डिफाइन करना है। फिर आपको पैराग्राफ चेंज करना है, पैराग्राफ, लाइन नहीं पैराग्राफ, और थोड़ा सा आगे जाकर के लिखना है देयरफॉर करके कि कंबाइंड, बोथ आर कंबाइंड टुगेदर नोन एज रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर आपको डिब्बा बना के IR इंटू CR इक्वल टू रोमम लिखना है। एग्जामिनर आपको कहां से मार्क्स कट करेगा? कहीं नहीं कर पाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। द ऑडिटर शैल
ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन स्टेटिंग विद इंक्लूड इन कंट्रोल इन्वायरमेंट। सर कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड है? कल के टेस्ट में ये क्वेश्चन भी हमने आपको परसों के टेस्ट में दिया था, शायद टेस्ट 1 था या 2 था, उसमें हमने ये चीज दी थी, यही क्वेश्चन। ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट, इसको एक्सप्लेन करिए और क्या क्या इंक्लूड है वो बातें एक्सप्लेन करिए। अगर आपको देखना है तो मैं नोट्स में दिखाऊं, नहीं तो आगे बढ़ता हूं। चलिए देखिए, कंट्रोल एनवायरनमेंट को हमने बहुत अच्छे से यहां एक्सप्लेन किया है, बस एक चार्ट में, और सब कुछ कवर। यहां पर एलिमेंट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट दे रखा है, पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी टू इंश्योर दैट एंटिटीज कंट्रोल एनवायरनमेंट इज प्रॉपरली डिजाइंड, management philosophy and operating style has significant impact on entities overall control environment, then communication and enforcement of integrity and ethical value to the people working in the organization, reward and punishment वाला point, ऐसे करके 4-5 पॉइंट आपको दे रखे हैं, इतना ही 7 पॉइंट दिए हैं, 5 भी लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा, बस यही हमें यहां पर करना था। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनल कंट्रोल ओवर सेफगार्ड ऑफ असेट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्विजिशन यूज, ठीक है। डिस्पोजिशन में इंक्लूड कंट्रोल इंक्लूडिंग टू बोथ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड ऑपरेशन एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव, सही है। अब देखो सर, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हो ना तो बहुत ज्यादा परेशान मत हो, लास्ट की लाइन देखो, एक्सप्लेन स्टेटिंग क्लियरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल, यानी हमें ओवरऑल कहानी कुछ भी लिखी हो, आंसर देना है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इसी तरह हमने टेस्ट में ऑब्जर्व किया कि कुछ क्वेश्चन लोग देख के ही छोड़ दिए थे। जो टेस्ट अभी हुआ है, नए यूजर देखने वालों को हम बताएं कि भाई हमने ना टेस्ट को फ्रीली कंडक्ट कराया है और खुद इवेल्युएट कर करके कॉपी हम देते हैं लोगों को, ठीक है। तो देखिए, तो टेस्ट में लोगों ने क्या किया, ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने फ्रेम किए जिसका आंसर सिंपल था, लेकिन उन्होंने लास्ट लाइन ना पढ़ के शुरू में ही वो कंफ्यूज हो गए कि अरे वाह इतना बड़ा लाइन है, एक्स वाई जेड फर्म ऑडिटर एबीसी पता नहीं क्या क्या, वो देख करके परेशान हो गए और क्वेश्चन उन्होंने छोड़ दिया। तो जनरली देखो इस क्वेश्चन में करना ही क्या है, फाइनली ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल बताना है, और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या होता है आई होप आपको बहुत अच्छे से पता होगा। अब अगर आप देखो, ये देखिए, पर्पज ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सेफगार्डिंग ऑफ एंटिटीज असेट, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, रिलायबिलिटी ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। ये पॉइंट लिख करके इसी से रिलेटेड एक लाइन आपको एग्जाम में केवल डाल देनी है, बस। मेरी बात समझ गए? ये देखिए, बेनिफिट भी दिया है, इनहेरेंट लिमिटेशंस भी दिया है, पर्पज भी दिया है। पर्पज के पॉइंट लिख दिए हैं, और इनका एक्सप्लेनेशन इसलिए हमने नहीं लिखा कि इनका एक्सप्लेनेशन बहुत खास होता नहीं है, इसी वर्ड को ही, इसी की वर्ड को ही रिपीट करना होता है। एंटिटी के एसेट को सेफगार्ड करना है, क्या ये बात आपको लिखना नहीं है कि भाई एसेट को सेफगार्ड करना जरूरी है? जनरल, इसका एक्सप्लेनेशन जनरल है 2-2 लाइन का, तो इसलिए हमने केवल पॉइंट यहां पर लिखे। जहां स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन है वहां स्पेसिफिकली हमने लिखा है। तो आइए दोस्त, फिर से वापस आते हैं। 10 के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए आपके साथ, करेक्ट इनकरेक्ट हमने कर लिए हैं। आप इसका आंसर मैच करा लीजिएगा, हम मैच नहीं करा के दे रहे हैं क्योंकि हमें तो पता है कि हम क्या करा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब हम क्या करें, अब हम जाते जाते आपको थोड़ा सा एक बात कहना जरूरी है आपसे कि देखो यार, हम ना यहाँ पर सच में आपकी हेल्प करने के लिए पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी पूरी। आप 1 बजे 2 बजे 3 बजे किसी भी टाइम आप रात में हमें कॉल करते हो, हम आपका कॉल उठाते हैं। इवन अभी 2-3 दिन पहले एक लड़के को बड़ी परेशानी थी, बहुत स्ट्रेस फील कर रहा था, मुझे रात में 12 बजे के बाद कॉल किया, हमने उससे प्रॉपरली बात किया, उनको बताया कि अब क्या करना चाहिए। तो जब हम आपको कॉल सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको व्हाट्सएप का रिप्लाई दे रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर हम आपको एक्टिव होकर के आपके साथ आपकी मदद कर रहे हैं, आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, आपको रिवीजन करा रहे हैं 1-1 घंटे में, जो आपके पास कम टाइम में हो जाए। क्या हम आपसे एक उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आपको सच में अच्छा लगे, हमारा एफर्ट आपको वैल्यूएबल लगे, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और अच्छे तरीके से जो दिल में आए वो आप वहां पर
दो चार लाइन आप लिखिए, एटलीस्ट सजेशन तो दीजिए कि हम और क्या कर सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। हमारी कमियां भी आप बताइए, ये हमें मोटिवेट करता है, हमें अपनी कमियों को सुधारने में, हमें और अच्छे से पढ़ाने के लिए तैयार करता है। और ये करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना भूलिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कर दीजिए, अपनी तरफ से ये बता करके कि भाई हम क्या दे रहे हैं, उनकी कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। ये एक्सपेक्टेशंस हमें आपसे रखने का हक है। अगर आप सच में ये एफर्ट जो मैं यहाँ बैठ कर 1.5-2 घंटे आपके साथ चिल्ला रहा हूँ आपको वैल्यूएबल लगे, तो मेरे लिए इतना काम कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं हम अब आगे के प्रैक्टिस सेशन में कोई और चैप्टर जो हमें वैल्यूएबल लगेगा। ऑर्डर मत देखिए, कोई भी चैप्टर पहले हम उठाएंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी है वो पहले करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, बाय बाय।